Hello and Namaste. My name is Rakesh Khandelwal. Hello and Namaste. Welcome to ETC Online. My name is Rakesh Khandelwal और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखिए जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम लोग भी इस चैप्टर को दो पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑथर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे दो पार्ट्स है, तो दो ही यहाँ पे ऑथर हैं। उन दोनों ऑथर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। तो इसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। इस यूनिट में ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड प्रेजेंट किए गए हैं दो वुमेन की लाइफ से जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से थी, यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से थी, जो अपने चाइल्डहुड की तरफ देखती है, अपने बचपन की तरफ देखती है, यानी पास्ट में देखती है, और मेन स्ट्रीम कल्चर से अपने रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है। मेन स्ट्रीम कल्चर का मतलब है आज का जो कल्चर है, यानी आज की जो संस्कृति है। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. यहाँ पे जो दो स्टोरीज़ है उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो एक अमेरिकन इंडियन वुमेन से है जो कि लेट 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी, और दूसरी एक कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर से है। गर्ट्रूड सिमन्स बॉर्न in 1876 was an extraordinary talented and educated Native American woman who struggled and triumph मतलब होता है जीतना, in a time when severe यानी बहुत गंभीर, prejudice मतलब होता है भेदभाव, prevailed यानी फैला हुआ towards Native American culture and women। गर्ट्रूड सिमन्स बॉर्न जो कि 1876 में पैदा हुई थी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी जिसने स्ट्रगल भी किया और जीत भी प्राप्त की उस सीवियर भेदभाव के प्रति जो कि नेटिव अमेरिकन कल्चर और वुमेन के लिए फैला हुआ था। एज ए राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जितकला सा एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कालिजल इंडियन स्कूल। एक राइटर के तौर पर उन्होंने अपना नाम जितकला सा रखा, यानी पेन नेम रखा, मतलब निकनेम उन्होंने रखा जितकला सा, और 1900 में उन्होंने कालिजल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और इसे पब्लिश करना भी स्टार्ट करवा दिया। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। एविल्स मतलब होता है पाप, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, डॉगमा मतलब होता है झूठा दिखावा। उन्होंने जितना भी काम किया, मतलब जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने झूठे दिखावे को क्रिटिसाइज किया, और एक नेटिव अमेरिकन वुमेन के तौर पर उनकी जो लाइफ थी वो उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेटेड कर दी ऑपरेशन के खिलाफ जितने भी पाप थे उनको क्रिटिसाइज करने में। दूसरे राइटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनका नाम है बामा, इज़ द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। बामा एक तमिल दलित वुमेन का नेम है, पेन नेम है, मतलब निकनेम है, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, an autobiography Karukku 1992, a novel Sangati 1994, and a collection of short stories किसुम्बू करन 1996। इन्होंने 3 मेन वर्क्स को पब्लिश किया। एक तो ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था करुक्कू 1992 में, एक नॉवल थी जिसका नाम संगति था 1994 में, और शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था किसुम्बू करन जो उन्होंने 1996 में पब्लिश करवाया। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट मतलब होता है अंश, हैज़ बिन टेकन फ्रॉम करुक्कू। ये अभी हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये करुक्कू से लिया हुआ है। करुक्कू मीन्स पामिरा लीव्स विच विद देयर सेरेटेड एजेस। सेरेटेड मतलब होता है शार्प, तीखे। ऑन बोथ साइड्स आर लाइक डबल एजेड सोर्ड्स। सोर्ड मतलब होता है तलवार। करुक्कू का मतलब होता है पामिरा लीव यानी ताड़ की पत्तियाँ, जिसके दोनों जो एजेस होते हैं, इस पत्ती के जो दोनों एजेस होते हैं ये एकदम शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, एक डबल एजेड सोर्ड की तरह, यानी एक दुधारी तलवार की तरह। बाय अ फेलिसिटस पन द तमिल वर्ड करुक्कू containing the word karu embryo or seed also means freshness, newness।
इन्होंने अपनी स्टोरी का जो नाम है, जो टाइटल है करुकू, ये बहुत ही एक ह्यूमरस वे में इन्होंने चूज़ किया है। पन का मतलब होता है शब्दों के हेर फेर को इन्होंने चूज़ किया है, जिसमें एक वर्ड है करू। करू का मतलब होता है एम्ब्रियो या फिर सीड, और इसका एक दूसरा भी मतलब होता है फ्रेशनेस या न्यूनेस। तो ये तो हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा ऑथर के बारे में, राइटर्स के बारे में। अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि जितकला सा ने लिखा है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। बेयर मतलब होता है एकदम खाली। पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स में, पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब यहाँ पे अमेरिका की बात की गई है। तो लैंड ऑफ एप्पल्स में यानी एप्पल्स की धरती पे पहला दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक बर्फ ही बर्फ की चादर दिखाई देती थी ज़मीन पे, और पेड़ पौधे एकदम खाली थे, यानी कहीं पे पत्ते भी नहीं थे पेड़ पौधे पे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई। बेल फ्राई मतलब होता है जो घंटा घर होता है जिसमें बेल लगी हुई रहती है। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, एंड इनटू अर सेंसिटिव ईयर्स, एक बहुत बड़ी बेल रिंग करती है ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। और उस बेल की बड़ी तेज और मेटेलिक वॉइस हमारे कानों से टकरा रही थी घंटाघर के ऊपर से होते हुए, मतलब वो घंटाघर जो हमारे कानों के ऊपर था वहाँ से होती हुई उसकी बड़ी सी मेटेलिक वॉइस हमारे कानों से आकर टकरा रही थी। द अनोइंग क्लैटर, अनोइंग मतलब होता है परेशान करने वाला, क्लैटर मतलब टनटनाहट या खड़खड़ाहट की आवाज़। ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गिव अस नो पीस, अब परेशान करने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी उस खाली फर्श के ऊपर जो कि जूतों के चलने की थी, मतलब पैरों से चलने की जूतों की आवाज़ आ रही थी। उससे हमें बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी, यानी हमारा दिमाग खराब हो रहा था, बेचैन हम लोग हो रहे थे। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्ट्स नॉइसेस, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, विद एन अंडर करंट, अंडर करंट मतलब होता है ऐसी वेव्स जो इनविजिबल हो, ऑफ मैनी वॉइसेस मरमरिंग एंड अननोन टंग मेड अ बेडलम, बेडलम मतलब होता है हंगामा करना, शोर शराबा करना। विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, लगातार सुनाई दे रही थी हमें हार्श नॉइजेज मतलब कठोर आवाज़ें, और कुछ ऐसे भी हमें आवाज़ों की वेव्स हमें सुनाई दे रही थी जो कि अननोन टंग से आ रही थी, मतलब सारे लोग वहाँ पे हम लोगों के लिए अननोन थे। वो लोग बड़बड़ा रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे, लेकिन हमें उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो इससे एक ऐसा हंगामा क्रिएट हो गया जिसमें मैं पूरी तरह से बंध चुकी थी, यानी अब मुझे हमेशा इन्हीं लोगों को सहन करना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. और हालांकि मेरी जो हिम्मत है वो बुरी तरह से झटपटा रही थी, यानी मेरी आत्मा बुरी तरह से झटपटा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपनी खोई हुई फ्रीडम के लिए, लेकिन सब कुछ वेस्ट था। खोई हुई फ्रीडम के लिए क्यों? हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर है वो एक हॉस्टल में आ गई है रहने के लिए। द पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, We were placed in a line of girls who were marching, marching यानी चलना, into the dining room। एक पीले चेहरे वाली लेडी एक आती है जिसके वाइट हेयर होते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है और हम सब लोगों को गर्ल्स की एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और अब हम सब लोग डाइनिंग रूम की तरफ चल रहे थे। These were Indian girls in stiff shoes and closely clenching dresses। ये जितनी भी गर्ल्स थी ये सारी की सारी इंडियन गर्ल्स थी। इन्होंने टाइट शूज़ पहन रखे थे और बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई ड्रेसेस पहन रखी थी। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर, शिंगल्ड मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कटे हुए हेयर। जो छोटी गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन रखे थे और उनके बाल भी बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स, मोकेजन्स मतलब होता है सॉफ्ट शूज़ होते हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड यानी उतार लेना, फ्रॉम माई शोल्डर्स। अब जब मैं बिना जूतों की आवाज़ के, नॉइजलेसली मतलब बिना आवाज़ के जब मैं चल रही थी अपने सॉफ्ट मोकेजन्स में, तो उसी समय थोड़ी देर बाद में मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं फ्लोर में डूब ही रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कंधों के ऊपर जो ब्लैंकेट थी उसे उतार लिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes। मैंने उन गर्ल्स की तरफ देखा, उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो लोग मुझसे भी ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस्ड थे, यानी वो मुझसे भी ज़्यादा बेकार सी ड्रेस पहने हुए थे, अपने टाइट फिटिंग क्लोथ्स में वो लोग थे। While we marched in, the boys entered at the opposite door। अब जब हम लोग अंदर जा रहे थे उसी समय
सामने वाले दरवाजे से बॉयज़ भी एंटर होते हैं। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन अर पार्टी। मैंने 3 यंग ब्रेव लड़कों को देखा जो हमारी पार्टी में आ गए थे। आई स्पाइड दैम इन द रियर रैंक्स। रैंक्स मतलब यहाँ पे लाइन को बोला गया है। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। मैंने उन तीनों लड़कों को देखा जो पीछे वाली रो में बैठे हुए थे और वो भी मेरे जितना ही अनकम्फर्टेबल दिखाई दे रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। अब एक छोटी सी बेल वापस से बजती है और अब हर एक बच्चा क्या करता है, टेबल के नीचे से चेयर बाहर की तरफ खींच लेता है। सपोजिंग दिस एक्ट मैन दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई अब चेयर निकाल ली है तो मतलब हम लोगों को बैठना है, सो मैंने भी अपनी चेयर निकाली और एक बार में ही मैं उस चेयर पे बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न माई हेड आई सॉ that I was the only one seated and all the rest of our table remained standing। लेकिन बैठने के बाद जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने क्या देखा कि यार बैठी हुई तो सिर्फ मैं अकेली थी, बाकी मेरी टेबल पे सारे लोग खड़े हुए थे। Just as I began to rise मतलब खड़ा होना, looking shyly मतलब शर्माते हुए, around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded। अब मैं बहुत शर्मा के खड़ी होती हूँ ये देखने के लिए कि भाई इन चेयर को किस तरीके से यूज़ करना है। उसी समय एक सेकंड बेल भी बज जाती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन। अब जब जैसे ही मैं खड़ी हुई उसी समय एक सेकंड बेल बज गई, सारे लोग बैठ जाते हैं और मैं अकेली अब खड़ी हुई थी, तो इसलिए मुझे भी दोबारा रेंग कर अपनी चेयर पर बैठ जाना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। अब मैंने देखा उस हॉल के एकदम एंड से यानी एकदम किनारे से एक आदमी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और मैंने इधर उधर देखा उस आदमी को देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर द प्लेट्स। लेकिन बाकी जितने भी दूसरे बच्चे थे सब लोगों ने अपनी प्लेट के ऊपर अपना सिर लटका रखा था, यानी वो लोग किसी तरह की प्रे कर रहे थे। एज आई ग्लैंस्ड मतलब होता है झलक देखना। एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस्ड वुमन अपॉन मी। अब जैसे ही मैंने उस लंबी चेन ऑफ टेबल से देखा, मतलब टेबल जो बहुत आगे तक फैली हुई थी, जैसे मैंने उससे आगे की तरफ देखा तो मेरी नज़र पड़ी एक पीले फेस वाली लेडी के ऊपर। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड। कीनली मतलब उत्सुकता से। बट द स्ट्रेंज वुमेन। अब जैसे ही मेरी नज़र उस पेल फेस वुमेन के ऊपर पड़ी तुरंत ही मैंने अपनी नज़रें झुका ली और मैं ये सोचने लगे कि भाई मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देखा जा रहा है इस अजीब औरत के द्वारा। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, मटरिंग्स यानी बड़बड़ाहट, एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड। अब वो जो आदमी होता है जो अभी तक कुछ बोल रहा था उसने अपनी बड़बड़ाहट बंद कर दी, यानी बोलना बंद कर दिया और एक तीसरी बेल बजती है। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगेन ईटिंग। अब हर कोई अपनी नाइफ और फॉर्क उठा लेता है और खाना स्टार्ट कर देता है। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, for by this time I was afraid to venture anything more। वेंचर मतलब होता है हिम्मत करना। अब सब लोग तो भाई अपना नाइफ और फॉर्क उठाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इस समय तक तो मुझे इस बात का डर था कि इससे ज़्यादा मैं और कुछ सहन नहीं कर सकती। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन उस पहले दिन में इस तरीके से खाना खाना ये सबसे हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था, मतलब सबसे हार्ड बात ये नहीं थी इस तरीके से खाना खाने के लिए भी इतनी सारी फॉर्मेलिटी करना। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। टेरिबल मतलब भयानक। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अर लॉन्ग हैवी हेयर। लेकिन उस मॉर्निंग में आगे चल के मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे एक भयानक वार्निंग दी। जुडविन जिसका नाम था, जुडविन को कुछ वर्ड्स इंग्लिश के पता थे और उसने उस पेल फेस वुमेन से सुना था कि वो हमारे लंबे और हैवी बालों को काटने की बात कर रही थी। और मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी। अब हमारी मदर्स ने हमें बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते थे, यानी जो अनस्किल्ड योद्धा होते थे, जब उन्हें पकड़ लिया जाता था तो उनके हेयर को काट दिया जाता था एनिमी के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards। अब हम लोगों की सोसाइटी में छोटे बाल सिर्फ मॉर्नर्स के द्वारा रखे जाते थे, यानी दुख मनाने वाले लोगों के द्वारा रखे जाते थे, और उससे भी छोटे बाल, कटे हुए बाल कायरों द्वारा रखे जाते थे, कावर्ड्स द्वारा रखे जाते थे। We discussed our fate
some moments, and when Judwin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. अब फिर थोड़े टाइम तक तो भाई हमने हमारी फूटी किस्मत के बारे में बात की, और फिर जब जूडविन ने मुझे बोला कि भाई हमें सबमिट करना पड़ेगा, यानी हमें हार माननी पड़ेगी क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैंने रेबल किया, मैंने उसका विरोध किया. नो, आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड. मैंने बोला नहीं, मैं सबमिट नहीं करने वाली, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी. मैंने जवाब दिया. आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड. आई क्रेप्ट अप. क्रेप्ट यानी होता है रेंगना. द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. अब मैंने उस समय मेरा चांस देखा जब कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, मतलब जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसी समय मैंने एक मौका देखा और वहाँ से मैं गायब हो गई. फिर मैं धीरे धीरे दबे पाँव रेंग कर जाती हूँ. रेंग कर मतलब धीरे धीरे दबे पाँव अपने चरमराहट करते हुए जूतों की आवाज़ में धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ जाती, सीढ़ियों से ऊपर. क्योंकि मेरे जो मोकेजन्स थे, मतलब वो सॉफ्ट शूज़ थे, उन्हें शूज़ के द्वारा एक्सचेंज कर लिया गया था, मतलब अब मुझे शूज़ दे दिए गए थे. अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग. विदर मतलब होता है कहाँ. अब मैं हॉल से पास हो रही थी, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना था. टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट. अब एक ओपन डोर की तरफ मैंने टर्न लिया और वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दिया जिसमें 3 बेड लगे हुए थे. The windows were covered with dark green curtains. Curtains मतलब होता है पर्दे, which made the room very dim. अब ये जो रूम था, इस रूम की जो खिड़कियाँ थी, इस पे डार्क ग्रीन कर्टेंस लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये रूम बहुत ज़्यादा डिम दिखाई दे रहा था, यानी बहुत ही कम इसमें रोशनी थी, अंधेरा था. Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner farthest from the door. अब मैं इस बात के लिए थैंकफुल थी कि उस रूम में उस समय कोई भी नहीं था. सो मैंने अपने कदम सीधे उस कमरे के कॉर्नर की तरफ कर लिए जो कि दरवाजे से काफ़ी दूर था. ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड. क्रॉल मतलब होता है रेंग कर जाना, एंड हडल्ड. हडल मतलब होता है अपने घुटने अपने पेट में सिकोड़ कर बैठ जाना, यानी एकदम घुटमुट होकर बैठ जाना. माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर. अब मैं अपने हाथों पे और घुटनों पे रेंग के जाती हूँ और बैठ के नीचे जाके घुस जाती हूँ, और वहाँ पे एक डार्क कॉर्नर में मैं हडल करके बैठ गई, मतलब छुप के बैठ गई. From my hiding place, I peered. Peered मतलब होता है झांकना. Out. Shuddering मतलब होता है कपकपाना. With fear, whenever I heard footsteps nearby. अब मेरी वही छुपने वाली जगह से मैं बाहर की तरफ भी झांक रही थी, बाहर की तरफ भी मैं देख रही थी, और जैसे ही मुझे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती, जैसे ही मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, मैं कांपने लग जाती. Though in the hall, loud voices were calling my name, and I knew that even Judwin was searching for me. हालांकि उस हॉल के अंदर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी जो कि मेरा नाम पुकार रही थी, और मैं ये बात जानती थी कि अभी जो जूडविन है, जो मेरी फ्रेंड है, वो भी मुझे ढूंढ रही है. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर. लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला आंसर करने के लिए. देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड. उसके बाद कदमों की ये जो आहट थी, ये और ज़्यादा तेज़ तेज़ होने लगी, जल्दी जल्दी आने लग गई, और आवाज़ और ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई सुनाई देने लगी जो मेरा नाम पुकार रही थी. द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर. अब आवाज़ मेरे और ज़्यादा पास आती जा रही थी. विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम. कुछ लेडीज़, कुछ विमेन और कुछ गर्ल्स उस रूम में एंटर करती है. आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच दैम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप. पीप यानी होता है झांकना. बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स. ट्रंक्स मतलब संदूक. मैं अपनी सांस रोके वहाँ पे छुपी हुई थी, सांस रोककर वहाँ पे छुपी हुई थी, और उनको देख रही थी. वहीं बेड के नीचे से छुपती हुई उन्हें देख रही थी. बड़ी बड़ी अलमारी खोलती है, अलमारी के दरवाजे खोलती है, उनके पीछे झांकती है, और बड़े बड़े जो संदूक थे उनके पीछे भी झांक के देखती है. समवन थ्रू अप द कर्टेंस एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट. किसने पर्दे हटा दिए और कमरे में अचानक से रोशनी भर जाती है. वट कॉज देम टू स्टूप. स्टूप यानी झुकना. एंड लुक अंडर द बेड. आई डू नॉट नो. पता नहीं किस वजह से उनमें से कोई एक झुका और बेड के नीचे देखा, मुझे नहीं पता. आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग. रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना. एंड स्क्रैचिंग वाइडली. इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर. अब मुझे याद है, उसके बाद मुझे घसीटा गया. हालांकि मैंने रेजिस्ट किया, विरोध किया, लात मार के और बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच करके, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया, घसीट कर, और एक चेयर पे लाके बांध दिया गया.
I cried aloud, shaking my head all the time while I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. मैं बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाई, अपने सिर को बार बार में हिला रही थी जब तक मैंने सीजर्स की यानी कैंची की ठंडी ब्लेड को अपनी नेक पे फील नहीं किया और फिर मैंने सुना कि मेरी एक चोटी को काट दिया गया। नॉ ऑफ यानी काट देना, ब्रेड यानी चोटी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद तो मैं अपनी हिम्मत ही हार गई। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़। इनडिग्निटीज़ मतलब अपमान। जिस दिन से मुझे अपनी मम्मी के पास से लेकर जाया गया मुझे बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ा। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूरा करते थे। आई हैड बिन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। पपेट मतलब होता है कठपुतली। मुझे हवा में उछाला जाता था एक लकड़ी की कठपुतली की तरह। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शेंगल्ड लाइक अ कावर्स। और अब मेरे लंबे बाल छोटे छोटे काट दिए गए थे एक कायर की तरह। इन माई एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है कष्ट, दुख या पीड़ा। आई मोर्न्ड फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। मेरे इस दुख में मैं अपनी मदर के लिए रो रही थी लेकिन कोई भी नहीं आता मुझे कंफर्ट करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं आता। नॉट अ सॉल रीजनड क्वाइटली विद मी एज माई ऑन मदर यूज्ड टू डू, फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। किसी भी एक भी इंसान ने मुझे समझाया भी नहीं जैसा कि मेरी मदर मेरे साथ किया करती थी। अब मैं उन्हीं छोटे छोटे एनिमल्स में से एक बन चुकी थी जो एक हर्डर के द्वारा ड्राइव किए जाते थे, यानी अब मैं उन छोटे छोटे जानवरों में शामिल हो चुकी थी जिन्हें एक चरवाहा इधर उधर हाँका करता था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका अच्छा लगा होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।